फ्लाई ऐश पढ़ा देते हैं ना। वाटर पोल्यूशन भी पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था वाटर पोल्यूशन में? वाटर पोल्यूशन में ऑक्सीजन की रेट आती है, वो टाइम का कैसे कैसे पानी साफ है, क्या कुछ बताया था, है ना? बहुत बताया था, बहुत बताया था, समझ में आया था? जैसे ऑक्सीजन माप जी, तो ये सब बताया था। याद है इसमें क्या होता है ये जैविक ऑक्सीजन कौन क्या होती है? इसमें जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी या मिट्टी नदी में जो वेस्ट है, जो भी कचरा है, उसके विघटन के लिए जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो क्या कहलाएगा? जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसमें जो कचरा पड़ा हुआ है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिसका विघटन हो सकता है, जैव निम्नीकरण हो सकता है, ठीक है, उसके विघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए तो क्या कहलाएगी? जैविक ऑक्सीजन मांग। तो जितनी ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन इसके विघटन के लिए, मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब इसमें कचरा ज़्यादा है, अगर कचरा ज़्यादा हो तब तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, इसके निम्नीकरण के लिए, इसके विघटन के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि बीओडी क्या होता है? ज़्यादा। बीओडी ज़्यादा है मतलब उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, यूरिक ऑक्सीजन, यूरिक ऑक्सीजन वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम होगी तभी तो चाहिए होगी और ज़्यादा विघटन के लिए। है ना? धर्मेंद्र आ गए ना समझ में? ठीक, ये बताया कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं जल में? मैंने आपको बताया था मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी होता है। ये जब वाटर में चला जाता है, मतलब जल में चला जाता है तो क्या बना देता है? मीथेन में से कौन सी डिजीज होती है? इससे कल बताया था मैंने, मीना माटा डिजीज, मीना माटा डिजीज, ठीक है। ये मीना माटा क्या है पता है आपको? जापान देखा है आपने? जापान में झाड़ी, उसका नाम है मीना माटा, एक जगह है, ठीक, उसका नाम है मीना माटा। सबसे पहले वहां पे पाया गया था, वहां पे मिथाइल का जो कंसंट्रेशन है ना, सांद्रता पानी में बहुत ज्यादा पाई गई थी। जब मिथाइल वहां पे पाया गया तो वो वहां से पौधों में गया, पौधों को मछलियों ने पाया, मछलियों को बड़ी मछलियों ने पाया, तो क्या हुआ? फूड चेन में एंटर हो गया, वो खाद्य श्रृंखला में दाखिल हो गया, है ना। फिर जब उस मछली को इंसान ने खाया तो उसमें बीमारी पाई गई, कौन सी? मीना माटा, है ना। ये पूछा जाता है किसी कि मरकरी के होने से वाटर में कौन सी डिजीज होती है? तो मीना माटा डिजीज, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम कौन सी डिजीज होती है? टाइप डिजीज होती है ना। इसको पता है हाउ डिजीज होते हैं? इसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डी होती है ना, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होगा, बोन्स में पेन होगा, ठीक है, मतलब कैडमियम बहुत ज़्यादा है। ये इंडस्ट्रीज से निकलता है। जापान में क्यों पाया गया ये सबसे पहले पता है आपको? जापान बहुत ज़्यादा औद्योगिक देश है ना, औद्योगिकरण बहुत हाई था ना वहाँ पे, तो वो लोग छोड़ देते होंगे जो भी वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रीज का, जो भी वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको समुद्र में छोड़ देते होंगे, ठीक। तो वहाँ पे सबसे पहले पाया गया, ठीक। और ये कैडमियम क्या होता है? जो इंडस्ट्री होती है उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको छोड़ देते हैं जब पानी में, तो पानी भी नहीं जाता है, वहाँ जब पानी में चला जाता है तो फूड चेन में एंटर कर जाता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें एंटर कर जाता है, ठीक। और बीमारी कौन सी होती है उससे? मिठाई हाउस क्यों कहते हैं इसे? मतलब जोड़ों में दर्द होता है ना, तो आप तो इसलिए आप, ठीक। और क्या होता है ना? नाइट्रेट, है ना। नाइट्रेट को कौन सी बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब नाइट्रेट पानी में होता है, उस पानी को आप कंज्यूम करोगे
ब्लड में चला जाता है, ठीक है। ब्लड में जाके नाइट्रेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, हेमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन ये याद रखना, ये पीसीएस में पूछा गया है, ये पूछा गया था कि जब नाइट्रेट ब्लड में रिएक्शन करता है तो कौन सा तत्व बनाता है, हेमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अभी 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक। और ये क्या करता है, हेमोग्लोबिन बनने से जो ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, मतलब उसकी क्षमता को कम कर देता है। ऐसा ही एक गैस है जो करती है, कौन सी गैस है, मैंने आपको बताया था, बताइए कौन सी गैस। ये तो जल में नाइट्रेट, ऐसे ही एक एटमॉस्फेयर में गैस है जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, SO2 है। आप बताइए क्वेश्चन, आप कल क्यों लेंगे काम कर, कुछ नहीं बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये जब हम सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों में चली जाती है, फेफड़ों से खून में चली जाती है, फिर क्या करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक। जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो क्या होता है, जैसे ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ब्लड का हीमोग्लोबिन, वैसे ऑक्सीजन ब्लड में मिलती, ठीक है, हवा में आप ऑक्सीजन भी तो ले रहे हो, वैसे ऑक्सीजन ब्लड से रिएक्शन करती, ठीक है, और आपके सब पार्ट बॉडी पार्ट बन जाती। अभी क्या है, अभी CO है ना जो, ये सक्रिय ज्यादा होती है, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देती है और क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। और आपकी ऑक्सीजन कैरिंग जो क्षमता है, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है, उसको प्रभावित कर देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर कौन, कहाँ पे, वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर कहाँ पे पता है? हाँ? नहीं, बीजिंग से भी ज़्यादा एक जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है शहर है, वो उसका नाम था, अभी जो रिपोर्ट आई थी खास, अभी बताता हूँ उसका। ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ। अभी लिखवानी हूँ पूरी बच्चों ने कहा कि सर लिखवानी है, समझ में सबको आ रहा है, ऑनेस्टली बताओ, समझ में आ रहा है सबको जो मैं समझाता हूँ, आपको आ रहा है समझ में, कम आ रहा है, आपको आ रहा है समझ में, आ तो रहा है, आ तो रहा है, तो आगे क्या, आगे बताओ, बोलो, अरे ऑनेस्टली बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं और तरीके से समझाऊंगा, और सिंपल करके समझाऊंगा, बोलो कम आ रहा है क्या समझ, आपको समझ लिखवाने में प्रॉब्लम है ना, वो मैं लिखवा दूँ उसी चीज़ को, समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अंशुल तुम बताओ, तुमको नहीं है, आपको है, समझने में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो मुझको बताना। ये कोई संस्था आई थी, ये क्या करती है, पॉल्यूशन मापती है पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पे एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, भारत छठा सबसे प्रदूषित है देश था, ठीक है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर है, 13 शहर भारत के थे, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में, समझ रहे हो, 13 शहर भारत, इसमें पहले नंबर में था मुंबई, ये गाजियाबाद में थे, ये था सबसे ज्यादा गंदा शहर अगर एटमॉस्फेयर को लेकर, ठीक है। और क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन था पता है, पाकिस्तान। अच्छा आपने सुना है जाड़ों में बहुत आप सुन लोगे, पढ़ लिखे
2.5 PM 10। ये सुना है आपको? किसी ने सुना है? किसने सुना है PM 2.5 PM 10? क्या होता है ये? सर जो डायमीटर होता है उसका वो लगभग 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो PM 2.5 का मतलब है कि उसका जो पूरा एरिया है वो इतना है कि वो धूल के कारण से बहुत बड़ा है, तो वो स्मॉग क्रिएट कर रहा है वहाँ नहीं, पे। किसी ने कैसे पढ़ा? तो सबसे पहले तो ये PM करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? ये वायु में तैरते हुए ऐसे ठोस या तरल बूंदों के कण जो वायु में तैरते रहते हैं लंबे समय तक, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना तो सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है PM 10 और एक होता है PM 2.5, ठीक, माइक्रोमीटर, ठीक है। अब देखो ये कितना छोटा होता है पता है आपको? ये हमारे बाल का जो साइज होता है ना, बाल का जो साइज होता है उससे 20 से 30 गुना छोटा होता है। ठीक, और ये बाल के साइज से 6 गुना छोटा होता है। समझ रहे हो मतलब कितना छोटा है? ठीक, तो ये तो जो होता है ये तो बहुत खतरनाक होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये क्या करेगा, आप सांस लोगे, आपके सांस में जाएगा, सांस के साथ फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों के साथ ब्लड भी चला जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा, ठीक है। जैसे खांसी है, जुकाम है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये तो ब्लड भी चला रहा है ना, और ये ब्लड में नहीं जाता, ये क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी खांसी, जुकाम, गला चोक हो जाना, ये सब चीजें शुरू, ठीक। ये जाड़ों में ज़्यादातर होता है, आपने देखा, ठीक। और किस जगह पे हुआ, मैंने आपको बताया कहाँ से हुआ, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज नहीं चल रही, ठीक। जब हवाएं तेज नहीं चल रही होंगी तभी तो वातावरण में नीचे आएगा, हवाएं तेज चल रही होंगी तो उड़ जाएगा, वेंटिलेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को? तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए सरकार ने क्या लाया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में, इससे निपटने के लिए, ठीक है। और इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, आपको सुना होगा BS6 BS4 ये सब सुना होगा, गाड़ी आती है कि पहले BS3 चलती थी, फिर सीधे केंद्र सरकार ने कि BS4 गाड़ियाँ चलेंगी, BS6 गाड़ियाँ चलेंगी। ये नाम सुने आपने BS6? और भारत का जो सबसे साफ शहर है ना वो आइजोल का, जब इसने वो करा मिजोरम में ना, मिजोरम राजधानी है ना, सबसे साफ शहर। और एक चीज और याद देखो, ये जो प्रॉब्लम होती है ना एयर पॉल्यूशन की, ये जो PM की प्रॉब्लम होती है, PM 10 और PM 2.5, ये ज्यादातर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक। साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ी कम मिलेगी। क्यों, क्या रीजन हो सकता है बताओ, सोचो। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में मिलेगी आपको, जो गैंगेटिक प्लेन है, जो गंगा के मैदान है, इस एरिया में ज्यादा मिलेगी आपको पॉल्यूशन की प्रॉब्लम। कहाँ पे, क्या है, क्या है, औद्योगिक क्षेत्र
क्षेत्र तो यार साउथ में भी है, तमिलनाडु में कितना औद्योगिकरण है, बल्कि आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में कम है, केवल एक दिल्ली को छोड़ दो, केवल अगर आप एक दिल्ली को छोड़ दो तो औद्योगिक क्षेत्र जो है दिल्ली छोड़ के हरियाणा की कुछ पार्ट छोड़ के कहाँ है? यूपी में देखो औद्योगिकरण बहुत कम है। औद्योगिकरण आपको पता है साउथ में ज़्यादा है। साउथ की इकोनॉमी अगर आप देखो और जनसंख्या देखो, वहाँ पे जनसंख्या कम है, वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा है हमसे, समझ रहे हैं आप? और नॉर्थ में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी बहुत डाउन है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो किस पे निर्भर करती है? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, माइनिंग, ये सब आते हैं। इसमें आउटपुट ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? जैसे अगर आपने 50 रुपये लगाए तो 50 से कितना आउटपुट आएगा? 200 आएगा। और इधर देखो आप, इधर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं उसमें। मान लो आपने 1000 रुपये का सॉफ्टवेयर बनाया, 1000 रुपये का खर्चा आया, बहुत महंगी बिकती है सॉफ्टवेयर, और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, बाइक बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो, बहुत लंबा मार्जिन होता है उसमें और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा लोगों को मिलता है, समझ रहे हैं आप? जैसे आपका खेत है, कोई इतना बड़ा खेत है, 4 एकड़ का खेत है, इतना बड़ा खेत है, सोचो इसमें ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा? रोजगार कितने लोगों को देगा? जैसे आप 2, 3, 4 है ना? और इतने बड़े क्षेत्र में अगर आप उद्योग लगा दोगे तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा? कितने लोग काम करते हैं? 1000 भी लोग काम करते हैं, समझ रहे हो? और इकोनॉमिक आउटपुट भी इसका बहुत ज़्यादा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। यही तो इंडिया की प्रॉब्लम हुई। इंडिया देखो सारे देशों में क्या हुआ? पहले प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके बाद किसका विकास होता है? उसके बाद द्वितीय क्षेत्रों का होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हुआ ही नहीं, सीधे कहाँ पे चलेगा? सर्विस सेक्टर से, ठीक है? लेकिन चाइना में क्या हुआ? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास बहुत तेजी से हुआ, हर चीज़ बनाते हैं लोग। आपके भगवान जी लोग वो आते हैं ना, वो भी वही बनाते हैं, झांसे वो बनाते हैं, सब चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। फैक्ट्री उसको वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा है, समझ रहे हो? इसीलिए चाइना में भी बहुत तेजी से पोल्यूशन बढ़ा था, लेकिन उन लोगों ने ठीक कर दिया। हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग फेज में है, धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हमारे पोल्यूशन भी ज़्यादा है, अभी हम लोग धीरे धीरे उसे कम करेंगे। पोल्यूशन का भी कार्य वैसे होता है, जैसे जैसे आपका देश विकास करता है धीरे धीरे बढ़ता है, फिर जब एक निश्चित विकास कर लेता है फिर यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, फिर नीचे आता है। जैसे यूरोप में जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ था तो जब किस टाइम हुआ? 16वीं शताब्दी में, है ना? तो वहाँ भी पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा था। वहाँ पे घटना हुई थी, थेम्स नदी, वहाँ पे आपने सुना होगा थेम्स नदी, ब्रिटेन में है ना थेम्स नदी, जैसे अपने गंगा है वहाँ पे थेम्स नदी है, तो थेम्स नदी में एक बार शिप जा रहा था, वो डूब गया, तो सभी लोग इसमें गिर गए। जब बाद में उनकी डेड बॉडी को निकाला गया तो पता चला ये लोग डूबने से नहीं मरे, पोल्यूशन से मरे। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था वहाँ पे, जैसे इस समय अपन लोग हैं, हम लोग देखो ना, आप लोग यमुना में कितना झाग झाग सा रहता है, वो छठ पूजा में आपने फोटो देखे होंगे कि झाग झाग से उसमें लोग खड़े होकर पूजा करते हैं। देखे ये पिक्चर में अखबार वगैरह पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? पता क्या है कहीं और नहीं चलेगा। एक तो नॉर्थ इंडिया में क्या है, ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। साउथ इंडिया क्या है, ये समुद्र के किनारे है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है? तो ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या करता है ये जो सूखे कण है, ये मतलब पानी से मिलकर होता है, नीचे वाले के खाली होते हैं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कण सूखे हुए, पानी है नहीं ज़्यादा, तो ये हवा में फैलते रहते हैं, ठीक? ऊपर से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी बहुत कम है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो नॉर्थ में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यही सब कारण है यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसको होने के ये कारण है। और क्या है, घनी बस्तियाँ बहुत है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है? रोड्स पतली पतली है, वेंटिलेशन सही नहीं है, तो ये सब कारण है यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। किस टाइप में दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, है ना? इन सब एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है। आप लोग कभी चेक करते हो कि अभी क्या चल रहा है? AQI इंडेक्स, AQI इंडेक्स सुना है आपने? एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? वायु गुणवत्ता कभी चेक करते हो? आप टीवी पर कितना है, कभी चेक करा आपने? अब जाना जाड़ों में चेक करना, अभी तो ऐसे ही होगा, जाड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
WH कहता है कि 50 से नीचे होता है हेल्दी। लेकिन पता है आपको हाँ कितना 120 से ज्यादा 30 से ज्यादा पीवी का 30 से ज्यादा नहीं तो 11 से ज्यादा जंगल एरिया में तो होगा ही। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में कितना रहता है? 100-150 के बीच में रहता है। 100-150 के बीच में रहता है। WHO लेकिन कहता है कि 50 से नीचे होना चाहिए हेल्दी है। लेकिन पता है आपको दिल्ली में कितना रहता है? 450 दिल्ली में 500 पार रहता है। सोचो WHO जितना बता रहा है उससे 500 गुना मतलब 10 गुना ज़्यादा है। हाँ 650 वहाँ तो बहुत ज़्यादा चला जाता है। तभी तो उसके लिए सरकार क्या करती है, नई नई क्या लाती है, योजनाएं लाती है। ये लाई थी ना तो मैंने आपको बताया था, हाँ बताया NCAC नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक, ये लाई थी कब लाई थी? 2019 में। ये क्वेश्चन पूछा गया, 30 से पूछा गया था, अभी पूछा गया है कि 2-3 साल पहले पूछा गया, 2019 में नहीं पता चला। इसके लिए PM10 और PM 2.5 को कम कर देंगे। PM 2.5 और PM10 क्या है? वायु में तैरते हुए ठोस या तरल बिंदु के कण, ठीक है, जो लंबे समय तक वायु में टिके रहते हैं और हमारी सांस के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, ठीक है। और PM 2.5 क्या करना? हाँ पोल्यूटेंट नहीं है, प्रदूषक है। मैंने आपको प्रदूषण की परिभाषा क्या बताई थी? प्रदूषण की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? वैष्णव आपकी उस दिन तो दिया ऐसे पदार्थ जो भौतिक पर्यावरण में मिलकर उसको मानव के लिए कम उपयोगी या अनुपयोगी बना देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ हैं वातावरण में मिलकर अब मानव उपयोग के लिए जो एयर है अनुपयोगी बना दिया ना उन्होंने, या फिर कम उपयोगी बना दिया, ठीक है। तो प्रदूषण कहलाया ना, फिर समझ आया ना आप बात को? आपको आ रहा समझ में? आप मुझसे मिलना था, ठीक है। PDF में देखिए वो पढ़ना जो ग्रुप पे भेजिए, ठीक। अब तो आप ना क्लास को और क्या करा था सरकार ने? हाँ BS के बारे में बताया। देखो ये BS क्या है, BS कोड क्या है? इसको बोलते हैं BS फॉर्म में भारत स्टैंडर्ड, है ना। ये सरकार ने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि अब वो वाली गाड़ियां चलेंगी जो एक निश्चित पॉल्यूशन से कम पॉल्यूशन करते हैं, समझ रहे हो? जैसे पहले की गाड़ियां होती थी ज़्यादा पॉल्यूशन करती थी, जो BS3 वाली होती थी, BS2 वाली होती थी, ठीक है। फिर BS4 आया तो अब वो पॉल्यूशन कम करती है। उसमें जो इमिशन होता है ना, उत्सर्जन, देखा होगा पीछे साइलेंसर लगा होता है जिसमें धुआं निकलता है, उसमें जो उत्सर्जन होता है उसमें जो प्रदूषक होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, क्योंकि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा जाता है, ठीक है। तो ये सरकार ने कर दिया, ठीक है। और आपने क्या सुना है? आपने देखा होगा दिल्ली में इवन और सुना होगा सब मिशन, सुना है आपने? दिल्ली में दावा करते हैं कि एक दिन हम सम नंबर की गाड़ी चलाएंगे, एक दिन विषम नंबर की गाड़ी चलाएंगे। क्यों करते हैं ऐसे? कारों की संख्या, कारपूर्णियों को बढ़ावा मिले, कारों की संख्या सड़क पे कम हो जाए। जब कारों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? उससे निकलने वाले धुआं कम होगा, धुआं कम होगा तो प्रदूषण ही कम होगा, है ना। और क्या सरकार ने किया आपको बताओ? आपने सब सुना हुआ है, आपने तो ध्यान नहीं दिया। क्या लगाए थे? हाँ स्प्रे लगाए थे, सही वो भी क्या करता है? इन्होंने क्या समझ में आया? बताओ, नहीं आया तो पूछो ना। स्प्रे लगा देते हैं, ये क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं पानी में, ठीक। अभी पानी का छिड़काव करेंगे तो ये जो है PM 2.5 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक। ये पानी की बूंद इसमें गिरी, ये बूंद इसमें छिड़क गई, अभी जमीन में गिरी, अभी आपकी सांस में नहीं रहेगा, आप यहाँ पे बड़े सांस ले रहे हो, ठीक। अभी आपकी सांस में नहीं रहेगा, ठीक है, अभी जमीन में गिरी। तो ये भी सरकार करती है। और क्या आपने सुना होगा? EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सुने होंगे आपने। EV को बहुत प्रमोट कर रही है ना सरकार, सब्सिडी देती है। क्यों देती है? इससे कार्बन एमिशन का बहुत सही बात है। एक डाउट है छोटा सा, स्टूडेंट भी हो सकता है। EV को चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हाँ, वो बात कल से ही आ रही है, तो पोल्यूशन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। हाँ कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आपके शहर में तो नहीं होता जहाँ पे सांस ले रहे हो। जैसे थर्मल पावर प्लांट कहीं दूर पे हो, आपको कम नुकसान करेगी कंपैरेटिवली। नुकसान तो हो रहा है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि बिजली हम कोयले से
बना रहे हैं, ठीक है। एक तरफ देखो हमने क्या करा है, स्कूटर पेड़ की जगह ईवी से चला है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि पेड़ से जो इमिशन हो रहा है वो हमने बचा लिया, लेकिन आप जब उसको चार्ज करोगे बैटरी तो बिजली से कर रहे हो, तो बिजली कैसे बन रही है, तो कोयले से ही बन रही है। कोयला कहाँ से बनता है, तो तापीय ऊर्जा से बनता है। आपको कोयला जल रहा है तो वहाँ से इमिशन हो रहा है। लेकिन आप शहर में घूम रहे हो, आपको तो इमिशन कम मिलेगा ना, आपको नुकसान कम होगा कंपैरेटिवली। नुकसान तो है, ये बात तो सही वैल्यू कर देंगे। इसीलिए तो सरकार सोलर को बढ़ावा दे रही है। सरकार का टारगेट है कि 500 गीगावाट हम सोलर से पैदा करेंगे, नॉन रिन्यूएबल से। उसमें सोलर का कुछ है 250 और 300 ऐसे कुछ है, भूल ना बेटा। अभी तो सरकार सोलर पे सब्सिडी देती है, सुना है ना आपने? यस सर। 1,30,000 का 2 किलोवाट यानी 3 किलोवाट का 70,000 रुपये कुछ ऐसा सरकार सब्सिडी देती है। सोलर पंप पार्टी किसानों को देखा होगा आपने। अच्छा, ये जो PM 2.5 है, इसके नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? उसके दो पर नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल क्या है? ये जो कण है, ये जो आप देख रहे हो, आप कह रहे हैं इसके नेचुरल सोर्स क्या हो सकते हैं? वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी टूट गया तो उसमें से कण निकलेंगे, है ना। कोई जंगल में आग लग गई, है ना, आंधी चल गई, ठीक है, धुआं कहीं से उठ गया, ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्स है। और ये मानव जनित कौन कौन से हैं? इंडस्ट्री वगैरह, है ना, थर्मल पावर प्लांट, कोयला भी चला दिया, है ना। ये जो इमिशन है, कार्बन इमिशन जो आप करते हो, तेल जलाते हो, ठीक है, ये सब कैसा है, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक। अब आप ये देखो, अगला पोल्यूशन देखो, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। किसी को कुछ समझ में आया है तो पूछो। अच्छा, आप लिखो, सर कह रहे सर लिखवाने लगे, बच्चे कह रहे हैं लिखवाना है, क्या हुआ, लिखवाना है, लिखो। हाँ, लिख लो, चलो। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन लिखना है। बोलो। सर PDF भी भेज देंगे, हाँ? PDF भी भेज देंगे, PDF नहीं, अब सर कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं PDF भेज दीजिएगा ना। PDF, हाँ, देखो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, कुछ परमाणु के न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। कुछ परमाणु के न्यूक्लियस ऐसे होते हैं, कुछ परमाणुओं के न्यूक्लियस ऐसे होते हैं कि स्थिर रहने के लिए स्वयं ऊर्जा छोड़ते हैं, ऊर्जा विकिरण छोड़ते हैं, ठीक है। कुछ परमाणु के न्यूक्लियस ऐसे रखने के लिए सही है, कुछ परमाणु की न्यूक्लियस नाभिक हाँ अस्थिर होते हैं, भाई स्थिर रहने के लिए स्वयं ऊर्जा और गुना लगा के स्लैश लगा के विकिरण छोड़ते हैं। अभी समझना मत समझो। इस प्रक्रिया को रेडियोएक्टिव क्षय बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यूरेनियम, थोरियम, रेडियम,
तेज परमाणु की न्यूक्लियस ऐसी होती है, ये भी है, ठीक है। वह इससे रहने के लिए स्वयं ऊर्जा तेज लिखना होता है, किस कैसे पता 7 मिनट में 200 वर्ड लिखने होते हैं, 150 वर्ड। धीरे-धीरे होगा एग्जाम में नहीं हो पाएगा ना। अच्छा आता हूँ तो देख आता नहीं हो गया ना। स्वयं ऊर्जा स्लैश विकिरण रेडिएशन छोड़ते हैं, उसको तो आसानी हो जाएगी लिखवाने में, आधा घंटा तो पढ़ा देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आता ये आपका टाइम खराब होगा, आपने नुकसान क्यों कर रहे हो आप? इसलिए आपको रेडियो 6 रेडियो एक्टिविटी के इंग्लिश एग्जाम्पल है इसका, यूरेनियम सुना होगा आपने, न्यूक्लियर बम होता है उसमें यूरेनियम यूज होता है ना, ठीक है ना, थोरियम और रेडियम, ठीक। अब देखो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स नहीं, सर थोरियम की बात क्या बोल रहे हैं आपने एग्जाम में? रेडियम रेडियम सर आप अभी कुछ पढ़े तो पढ़ाया कहीं पढ़ाया हाँ। क्या हुआ हमें सिखाया वो लोग मानते नहीं थे, दूसरी बात नहीं, केवल समझते थे, ये तो बच्चे हैं यार, ऐसा ही समझना होता है, खुद से पढ़ना होता है, लेकिन कोई नहीं आपको लिखना है तो समझना है, कोई ऐसे नहीं करते, ठीक है। बात में पीडीएफ शेयर करेंगे, लिखवाया नहीं, इसलिए लिखवाने की आदत नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत प्रकृति में मौजूद, प्रकृति में पहले से मौजूद पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम, कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन इसको प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्रकृति में पहले से मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ, प्रकृति में पहले से मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है, जैसे यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। दूसरा रेडॉन गैस, और टेस्ट करके रेडॉन 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 गैस सुनिए सुनिए ना, यूरेनियम के प्राकृतिक क्षय से बनने वाली रेडॉन गैस मिट्टी स्लैश चट्टानों से निकलकर, क्लियर, घरों के अंदर एकत्र हो जाती है, मिट्टी स्लैश चट्टानों से निकलकर घरों के अंदर एकत्र हो जाती है, चट्टानों से निकलकर घरों के अंदर एकत्र हो जाती है, ठीक। तीसरा लिखो कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक से आने वाला विकिरण, अंतरिक्ष से आने वाला विकिरण, उसको कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। रेडॉन गैस के आगे लिखो मिट्टी स्लैश चट्टानों से निकलकर, रह गया है। रेडॉन गैस मिट्टी स्लैश चट्टानों से निकलकर घरों के अंदर एकत्र हो जाती है।
हो गया, लिख लिया। और लिखो भारत में केरल के कुछ तटीय क्षेत्रों में अंतरिक्ष से आने वाले विकिरण कॉस्मिक होते हैं ना। अरे अंतरिक्ष से बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, उसमें रेडियो होते हैं, ठीक है, रेडिएशन। भारत में केरल के कुछ तटीय क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया मोनाजाइट सैंड, सुना है? एक सैंड पाया जाता है मोनाजाइट सैंड, तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट, हाँ मोनाजाइट सैंड। के कारण प्राकृतिक रेडियो एक्टिव रेडिएशन अधिक होता है। इसमें होता क्या है, जो केरल है ना अपना केरल का जो कोस्टल एरिया समझते हो ना, किनारे का समुद्र के पास होता है तटीय क्षेत्र, वहाँ पे एक सैंड पाया जाता है, बीच होते हैं ना, बीच के पास सैंड पाया जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे बीच होते हैं उसके पास सैंड पाया जाता है। तो वो जो सैंड होता है उसका नाम है मोनाजाइट सैंड, उसमें थोरियम पाया जाता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वहाँ से रेडिएशन होता है, ठीक है। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, थोरियम को कन्वर्ट कर रही है ताकि हम उससे बिजली बना सकें, समझ रहे हो बात? थोरियम की बहुत बड़ी भंडार है इंडिया के पास। तो प्राकृतिक रेडिएशन होना अपने आप में समस्या नहीं है। परंतु जब रेडिएशन स्तर, रेडिएशन मतलब विकिरण, समझ रहे हो ना, ज्यादा बढ़ जाए तब समस्या पैदा होती है। अब देखो मानव जनित स्रोत, ये तो मैंने आपको प्राकृतिक स्रोत लिखवाया था, ठीक है, नेचुरल सोर्स। अब देखो मानव जनित स्रोत, एंथ्रोपोजेनिक, इंग्लिश में जो लिखाया हुआ है, मानव जनित स्रोत कौन कौन से हैं बताओ, दिमाग लगा के अपना। ठीक, न्यूक्लियर पावर प्लांट पता है वो क्या होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट? हाँ, बिजली बनाते हैं हम लोग, कोयले से बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, ठीक है, और किससे बनाते हैं? हाँ, विंड एनर्जी से बनाते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235 ये सब, ठीक है, इससे भी बनाते हैं लोग बिजली। जैसे अपने कहाँ पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुने होंगे आप, नरौरा में, अपनी यूपी में, ठीक है, और कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक, और राजस्थान में रावतवाड़ा, और काकरापारा गुजरात में, सुना होगा आपने, नहीं सुना? काकरापारा गुजरात में, कैगा है कर्नाटक में, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में, और कहाँ पे, उड़नपाड़ा में, नहीं सुने ये सब नाम? तो पढ़े हुए हो? अरे यार ये तो सिंपल चीजें यार, कैगा कर्नाटक में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये पता होना चाहिए आपको। काकरापारा, गुजरात, तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में यूपी
कट गया ना तो हो सकता है समझ में आता है। पहले उड़न चैन में आता है और उड़न दुलन कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इनसे भी रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है? वैसे तो इनमें सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही ज़्यादा कड़े करे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाते हैं। जैसे आपने एक डिजास्टर सुना होगा चेरनोबिल न्यूक्लियर घटना, सुनिए आपने? चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, चेरनोबिल जगह ग्रेजुएशन आप लोगों ने कहाँ में करा है? किस चीज़ में करा है ग्रेजुएशन? आपने किसमें करा? साइंस में करा है। आपने लॉ है और आपने कहाँ से करा? ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन सॉरी 12th साइंस का ग्रेजुएशन भी। अच्छा तो बी और को पता ही होता है। आप बी क्या क्या है? क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर। और आपका क्या है? चलो आप बताओ। बीबीए करा है। अच्छा और रविंद्र ये करा है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसमें? पता नहीं। तभी लग रहा है, मुझे लग रहा है सही है। देखो चेरनोबिल जो जगह थी ना ये यूक्रेन में थी, पहले तो रशिया में थी, ठीक है। 1986 में यहाँ पे डिजास्टर हुआ, ठीक है। डिजास्टर मतलब एक क्या बोलते हैं डिजास्टर? आपदा आई थी। तो यहाँ से रेडिएशन लीक होने लगा था। भोपाल में न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं था, वो तो गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, वो न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं, ठीक है। तो रेडिएशन यहाँ पे फैला 1986 में हुआ। अब ये यूक्रेन में आता है। पहले यूक्रेन भी आपको पता है ना रशिया में आता था। 1991 में रशिया टूट गया, बहुत सारे देश बन गए, लटावी ये सारे, ठीक है। तो उसमें ही यूक्रेन भी अभी तो रशिया चाहते हैं यूक्रेन वापस हमारे साथ, ठीक। तो यहाँ पे डिजास्टर हुआ था और यहाँ पे जो इनकी सरकारी आंकड़े थे उन्होंने तो कहा था कि 31 लोग मरे, लेकिन बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था कि कम से कम 15,000 लोग मरे, 9,000 से लेकर 15,000 लोग, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। और आसपास की पूरी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, मतलब समझ लो पेड़ पौधे जीव जंतु सबको बहुत ज़्यादा नुकसान होता और पूरे एरिया को, बहुत बड़े एरिया को सील करना पड़ गया था। रेडिएशन इतना ज़्यादा हो गया था। क्या बोलते हैं? रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन ही तो हुआ ना, समझ रहे हो? ये इसका एग्जांपल है। और आपने सुना होगा 2011 में थे आप लोग? हाँ होंगे। जापान की जगह है फुकुशिमा। जापान में आपको पता है भूकंप आते रहते हैं, है ना? तो वहाँ पे फुकुशिमा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। तो जब भूकंप आया था तो यहाँ पर भी क्या हो गया था? एक डिजास्टर हो गया था, रेडिएशन लीक हो गया था, ठीक। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, मतलब घटनाएं हुई जिससे रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन फैला है, ठीक। तो ये उदाहरण है उसके रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन के, न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा देखो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। आपने सुना होगा बहुत से देश हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, ठीक है। ये लोग न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करते हैं। न्यूक्लियर वेपन सब कुछ कंट्रीज के पास है ना। कितने कंट्रीज के पास है न्यूक्लियर वेपन? पता है? 5 के पास है, 7 के पास है, नहीं यार तो कोई चीज के पास नहीं, 2-3 के पास। कैसे? कॉमन सेंस का प्रयोग करो। टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, है कितनों के पास टेस्ट? तो बहुत लोगों ने करे हैं। पता कैसे लगेगा कि हमारे सही है कि नहीं? टेस्ट तो करने पड़ेंगे तभी तो पता लगेगा, ठीक है। अरे यूएस के पास है, पता ही होगा, ठीक। रशिया के पास है, ब्रिटेन के पास है और फ्रांस के पास है, ठीक है। चाइना के पास है, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। आप लोग यार कुछ देखते हो, न्यूज़ देखते हो, तो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है बम फेंक देंगे, न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, ये भी नहीं देखते क्या टीवी पे? तो न्यूक्लियर वेपन होगा ना उसके पास तभी तो फेंकेगा। क्या फर्जी में कहते रहते हैं हम फेंक देंगे? होगा तभी तो फेंकेगा, सिंपल सी बात है ना। फिर अपने प्रधानमंत्री ने कहा हमने ये क्या सजाने के लिए रखे हैं? कहा था कि नहीं कहा था? सुना था आपने? नहीं सुना था? सुना
एक और है सर, भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास, हाँ नॉर्थ कोरिया सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पता है क्या हुआ था नॉर्थ कोरिया में? यहाँ पे वैज्ञानिक था, उसने जाके ये टेक्नोलॉजी दे दी थी पैसे दे, यहाँ पे अब्दुल कादर नाम का कुछ नाम था उसका, उसने दी थी। वो सीखे आए थे यूरोप से, पहले उसने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी, उसके बाद नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके पास सबसे ज़्यादा है 6000 करीब, उससे कम इसके पास है, ठीक है। और इंडिया के पास करीब करीब ऐसे ही 200 न्यूक्लियर होंगे, पाकिस्तान के पास 170 175 करीब। वैसे तो इतने की जरूरत नहीं है, 2-3 में काम हो जाएगा, ठीक है। और क्या स्रोत है? रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्या टाइम हो गया? टाइम क्या हो गया? एक शब्द समझो, एक शब्द और रेडियो एक्टिव वेस्ट जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज हो रहा है, जो वेस्ट बचा उसको आप कहीं पे भी डालोगे तो वो वेस्ट, ठीक है। और कई कई मेडिकल चीज़ों में भी रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज होता है, जैसे एक पदार्थ रेडियो पदार्थ आयोडीन 131 करके, इसका प्रयोग होता है थायराइड में, ठीक है। तो यूज करने के बाद जो वेस्ट बचता होगा वो, ठीक है। तो ये सब क्या है? सोर्स, ठीक। इफेक्ट क्या है इसके लिए? इफेक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रभाव। अल्पकालिक प्रभाव में त्वचा को नुकसान, टूटी, कमजोरी, ठीक है, सेल डैमेज, ठीक। और दीर्घकालिक प्रभाव में कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, डीएनए चेंज हो सकता है, ठीक है। लिख लो। अल्पकालिक प्रभाव में त्वचा को नुकसान, टूटी, कमजोरी, सेल डैमेज, और दीर्घकालिक प्रभाव में कैंसर, कैटरेक्ट समझते हो? कैटरेक्ट होती है, ठीक, और डीएनए चेंज। देखो प्राकृतिक स्रोतों में मैंने बताया था, यूरेनियम और थोरियम, तो प्रकृति में यूरेनियम थोरियम हर जगह थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ सैंड में पाए जाते हैं, जो केरल का जो सैंड है उसमें थोरियम पाया जाता है, उससे जो रेडिएशन निकले, ठीक है, वो कौन सा है? रेडियोएक्टिव रेडिएशन। अगर उसकी मात्रा थोड़ी कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मात्रा का स्तर उसका बढ़ गया तो वो किसका काम करेगा? रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा। अब देखो, अब यूरेनियम का जब क्षय होता है तो रेड ऑफ बन जाता है, ठीक है। रेड ऑफ गैस बन जाती है, ठीक। रेड ऑफ भी क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये सॉइल मतलब मिट्टी में और चट्टान में पाई जाती है, ठीक है। अगर आपके गार्डन में ऐसे गार्डन में, ठीक, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा विकिरण हो रहा है, मतलब रेडिएशन हो रहा है मिट्टी में जो रेडॉन है उससे विकिरण हो रहा है, तो ये विकिरण उड़ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके इंडोर एरिया में ये है कुछ किसी तरीके से आ गया, जैसे ही इंडोर एरिया है, ठीक, तो ये गैस इसमें कहीं लीक से आ गई तो ये यहाँ इकट्ठी होती जाएगी, और जब इसकी कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर ये आपको दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है ना। तो ये रेडॉन, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था BCS, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इसको, ठीक।
और केरल का भी मैंने आपको बताया था कि केरल है ना, किस साइड है केरल बताओ, लेफ्ट साइड की राइट साइड? हाँ लेफ्ट साइड है ना, केरल यहाँ पे है ना, यहाँ पे। ठीक है, ये सब याद रखो यार, ये सब तो जरूरी बेसिक चीज़ है ये। तैयारी करने से पहले ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी तो फिर आपको लोग समझ में नहीं आता, तो शिकायत करते हो कि सर का समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा कैसे? मैं मान के चल रहा हूँ ये तो आपको आता ही होगा, है ना? और अगर नहीं आता तो मुझसे कहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी केरल है, केरल में तटीय एरिया, यहाँ पे कोरियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे जो सैंड है, जो तटीय एरिया है, यहाँ पे सैंड पाया जाता है, यहाँ पे बीचेस है, बीचेस पे सैंड पड़ा हुआ है, सैंड में कोरियम, कोरियम से क्या होगा? विकिरण होगा, ठीक है? रेडियोएक्टिव रेडिएशन होगा, ठीक है? तो वो भी कभी कभी उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो किसी तरह काम करेंगे, प्रदूषक की तरह काम करेंगे, ठीक है? ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। करोगे क्वेश्चन? जी अंशुल करना है क्वेश्चन? पहले रिसेंट वाला देखो। कर देना शुरू किया, अगर नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया। BOB बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, हाँ किसके लिए? मानव मानदंड है, ठीक? ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया ना? वैष्णव आपको आया? आपने पढ़ा नहीं था ना कल? समझा दूँ वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए तंत्रों में ऑक्सीजन की संगणन के लिए, समझ रहे हो इसका मतलब? कितनी कठिन होती है हिंदी, इंग्लिश कितनी सरल होती है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने के लिए। तीसरा, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए, ठीक है? जिससे पूछूंगा वही बताया। कब आया था ये? 2023 में बता। आपको पता है? नहीं पता ना, आप कल आएंगे, आप बताइए। नहीं पता क्यों? आप तो आ रही हैं, आप तो कल भी नहीं, अभी भी मैंने बताया। चलिए ऐसे ही बताइए, सोच के बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात, गलत होगा तो कोई बात नहीं। आपको पता है? आपको तो पता होना चाहिए, अभी बताया था, आते ही बताया था ना। हाँ, सोच के बताओ, जिनको पता है वो तो मुझे पता है, आपको पता है? नहीं पता क्यों? आप तो आएंगे कल, कुछ नहीं, ठीक है। वैष्णव को नहीं पता है, आपको तो पता होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप सही बताएंगे। आपको तो पता ही नहीं, आपको पता है? आपको
धर्मेंद्र बताओ। हाँ तुम आप सेकंड वाला क्यों? आप आ रहे क्लास आ रहे ना? आप कल आए थे? कर लिया। तो यार आपको जो बताना चाहिए। ऐसा कैसे कि कुछ लोग बता पा रहे हैं कुछ नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा कैसे? हाँ ठीक, फोर्थ वाला है। सही है, सही बताया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 2023 में पूछा गया, कठिन क्वेश्चन है। सर सेकेंड वाला बिल्कुल हाँ बी दूसरा गलत क्यों हो? सेकंड वाला होगा क्यों? वो गलत क्यों मैं ये पूछना है। रक्त में ऑक्सीजन की जांच चोरी करने के लिए करा जाता है। बीओटी बताया नहीं था। देखो बीओटी क्या होता है। चौथा ऑप्शन है इसका, जिनने गलत बताया वो देख ले क्यों है चौथा ऑप्शन। ठीक, मैंने आपको बताया था ये एक जलीय तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, हाँ बॉडी इकोसिस्टम। ठीक, इसमें पेड़ पौधों को उगने के लिए और जीवों को रहने के लिए क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन तो चाहिए ना सबके रहने के लिए। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इसके अंदर ऑक्सीजन होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा कैसा कहलाएगा पानी, मतलब क्लीन वाटर, साफ पानी कहलाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने इसमें कोई जैव कचरा डाल दिया, ठीक है, बायोवेस्ट डाल दिया कोई, ठीक है, जिसको बायोडिग्रेडेबल है, जिसको जीव अपघटित कर सकते हैं या विघटित कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई फल का कोई वेस्ट है, सेब पड़ा है, उसको जीव खाते हैं, इसको मिट्टी में बदल सकते हैं। ठीक है, खाएंगे फिर वो वेस्ट जनरेट करेंगे तो एक तरीके से मिट्टी बन जाएगा। जब खाएंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, खाने के लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा को ऑक्सीजन से लेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे श्वसन करके। ऐसे तो होता है। जब आपने इसमें बायो वेस्ट डाला, जैसे मान लो गोबर डाल दिया या खाद डाल दी, तो उस खाद को जीव खाएंगे छोटे छोटे। ठीक, उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे वो, तो ऑक्सीजन घट जाएगी। ठीक है, और जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की क्या होगी? ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा नीड होगी। तो ये क्या है? जैविक ऑक्सीजन मांग है। ये बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम, ये कैसा है? गंदा है। क्यों गंदा है? क्योंकि ये क्यों बढ़ेगी? जब इसमें वेस्ट ज्यादा होगा तभी तो कीड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी उसको अपघटित करने के लिए। समझ रहे हैं? तो बीओटी से क्या होता है? जैविक ऑक्सीजन मांग से क्या होता है? किसी भी जलीय पानी तंत्र की स्वच्छता का निर्धारण किया जाता है। ठीक, जितनी ज्यादा जैविक ऑक्सीजन मांग होगी उतना ही ज्यादा ये क्या होगा? गंदा होगा। और जितनी कम होगी मांग तो क्या होगा? साफ होगा। ठीक, और डीओ जितना ज्यादा होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब ड्रिप ऑक्सीजन, ड्रिप ऑक्सीजन ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है? पानी साफ है। समझ रहे हैं? और ड्रिप ऑक्सीजन अगर कम है इसका मतलब क्या है? कि पानी गंदा है। ठीक है रोशनी, आपको आ गई बात समझ में? कर सकते हैं हम फिजिकली जो भी कचरा है वो निकाल देंगे, और हम कुछ कर सकते हैं, है ना? फ्रेश वाटर इंजेक्ट कर देंगे उसमें। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको कठिन लग रहा है? आपको आ गया ना समझ में? घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, घर पे जाके आप पढ़ नहीं रहे, ऐसे थोड़ी होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सबको बताना चाहिए ये क्वेश्चन।
थोड़ा लूप बोलते हैं हिंदी में, इन लोगों ने हिंदी में बताया है थोड़ा लूप का स्रोत क्या है। तेज शोधन, उर्वरक उद्योग, बताओ ये पूछा गया है 2021 में। ये थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, ये माइनिंग है, ठीक, और ये क्या है, ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, ये फर्टिलाइजर, ठीक है। बताओ फ्लाई ऐश का स्रोत क्या है, बताओ आप बताओ। सेकंड आप बताइए, सेकंड है, आप बताओ बताइए। कल मैं गया, हाँ कल मैं गया अब ये नहीं पता कल बताया, सेकेंड ईयर। तुम बताओ। सेकंड वाला है लेकिन सेकंड और फोर्थ दोनों नहीं हो नहीं, जब इसमें दोनों नहीं दिए तो तुम्हें सबसे ज्यादा वाले बताना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे कोयला जलाते हैं, यहाँ से धुएं के साथ साथ क्या निकलते हैं, धुएं के कण निकलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं। फिर ये जाके क्या करते हैं, पत्तियों में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत से जमीन पर गिर जाते हैं, ठीक है, ये बताया था ना मैंने आपको। हाँ ये बताओ। ऐसे ही पूछ लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, समझ रहे हो ना। इसमें से कौन सा प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है ओजी, चौथा ऑप्शन है ये होता है, पता नहीं आपको क्या होता है, पेरोक्सी एसिड नाइट्रोजन, आगे बताते हैं क्या होता है, बताओ। बताइए, आप बताइए। ये सेकंड वाले में मींस CO नहीं, CO है, CO हाँ CO ही, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये राइट और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या होगा, और ये ओजोन है, और ये क्या है, ये बता दूंगा आपको, ठीक, बताओ इसको, बताया ये वाला है, ठीक है, आप बताओ, आप उसको बताइए, अंशुल बताया तुमने, आप बताइए दूसरा वाला है, क्यों मैं दूसरा वाला बताया, दूसरा बताइए, ठीक है, आपको बताया ना, आपका लाइन नहीं थी, कल बताया था, नहीं परसों बताया था, परसों तो आई थी ना, परसों आई थी, परसों तो बताया था मैंने, है ना। सही वाला है,
पढ़ी थी जो फिजिक्स में नहीं पढ़ी थी ना, पढ़ी होती तो बता दें। सही है, आज की पीडीएफ डाल दो। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से, आप लोग सोच रहे हैं क्लास में हम पढ़े हमारा सब कुछ आता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होता ही नहीं। इतना सिंपल होता तो और भी बन जाता पीसीएस होने से। 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 10 नहीं तो 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा कंटिन्यूसली डेली। हाँ, एक दिन थोड़ी, एक दिन तो कोई नहीं पढ़ लेगा, समझ रहे हो? 8 घंटे तो पढ़ते ही है, 7-8 घंटे, ऐसे नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे इतना सिंपल नहीं है, पीसीएस में नहीं इतना सिंपल, आईएएस को और भी कठिन है। सोच लो पीसीएस में तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, आईएएस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं आईएएस में क्वेश्चन। बताया था ना कि जो सीओ होता है, मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ ये, है ना, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ कम से कम। आप तो रोज आ रहे हैं, मतलब कौन से टाइम बता रहा हूँ, कम से कम चौथी बार तो बता ही रहा हूँ, है ना। देख लो बैच में इधर क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या होता है, जैव ईंधन। पूर्ण जैव से निकलता है, जैव ईंधन कहाँ से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, ठीक है, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सूत्र क्या है इसका, इसको कैसे लिखते हैं, CO लिखते हैं, ठीक है, CO। ये करता क्या है, ये सांस के साथ फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है, फेफड़ों में जाके ब्लड की कांटेक्ट में आता है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। वैसे क्या होता है, वायु अगर जाए तो वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, लेकिन वायु में CO है, CO ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर देता है, क्योंकि इसकी रिएक्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, समझ रहे हो ना बात को, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हमें क्या हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, प्रतिक्रिया करने की क्षमता घट जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक। किसके कारण होता है, CO के कारण होता है, ठीक है ना। आपको याद आएगा ना, कार्बोक्सी बनाता है, कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, इसको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, पता नहीं है, किताबों में तो बताया है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक। कुल मिला के ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है, उसकी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता को कम कर देता है, ठीक। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सबको बताना चाहिए। अपनी लिखवा दूँ तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन करोगे और लिखवा दूँ, हाँ क्वेश्चन करोगे।
ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है ईसीएस से, तो क्या क्या ठीक है, जैसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, दूसरा निकल, ठीक है, तीसरा कॉपर, चौथा एसो, ये भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये सारे प्रदूषक हैं, इसमें से कौन सा प्रदूषक जो है जल प्रदूषक नहीं है, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं, हाँ नहीं है, ऊपर अच्छा कैसे पता, प्रदूषक है दूसरा वाटर को जल चला जाता है, दूसरा दूसरा ये निकल भी जाता है, वाटर प्रदूषक है, मात्रा अधिक हो जाएगी प्रदूषक है, हाँ हो सकता है ये, हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, ऐसे तो जिंक हमारे शरीर को चाहिए, जिंक हमारे शरीर को चाहिए भी होता है, लेकिन अगर ज्यादा चला गया तो नुकसान पहुंचाएगा। कॉपर हमारे शरीर को चाहिए, आपने देखा हो कॉपर के बर्तन में पानी में पीते हैं, तो कॉपर चाहिए, लेकिन अगर आपने ज्यादा पी लिया तो कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कॉपर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कॉपर है, ये निकल है, अरे ये भी प्रदूषक है, मेटल है, जैसे ये सब, ठीक है, बता चुका हूँ यार आपको, चौथा ही पता चल फिर चौथा रह गया। अरे यार बताया नहीं था आपको, ये थर्मल पावर प्लांट से धुआं निकलता है, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, यार कितना बताया, कर नहीं पा रहा हूँ मैं सिंपल क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वाटर वेपर से रिएक्शन करके ये H2SO4 बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बताया था, फिर वो एसिड पानी से मिलके एसिड रेन कर देता है, ये भी बताया था, ये नहीं कर पा रहा हो यार सिंपल क्वेश्चन, कठिन था इसका क्वेश्चन, तो फिर ऐसे कैसे होगा, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में मिलती है ना, अरे ये यहाँ पे हम थर्मल पावर प्लांट कोयला जलाते हैं, यहाँ से धुआं निकलता है, इसमें SO2 निकलता है, ठीक, ये रिएक्शन करके यहाँ पे H2SO4 बना लेता है, वाटर वेपर से रिएक्शन करता है यहाँ पे, ठीक, नहीं समझ में आ रहा आपको, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इतना सिंपल है, इसमें क्या है समझने वाला, अरे तो ये एटमॉस्फेयर में गया है ना, यहाँ पे ये वायु में गया है ना SO2, देखो वाटर पॉल्यूटेंट तो ये बना ना H2SO4, ये पानी में गया ना, ये थोड़ी पानी में गया, ये तो हवा में गया, हवा में रिएक्शन करी है इसने, फिर पानी में गया ये, तो पानी में ये थोड़ी गया है, ये तो हवा में गया था, हवा में फिर इसने रिएक्शन करी है H2O से, फिर जाकर बना दिया H2SO4, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, फिर तो गलत, फिर तो वो बन गया ना जो अब कह रहे नहीं बनेगा, क्या बन गया प्रदूषण प्रदूषण, ये बना था वाटर पॉल्यूटेंट, ये थोड़ी है, ये तो एयर में गया है ना, ये तो एयर में गया, आपको आया समझ, वैष्णो आपको आया, आपको आया समझ, क्या हुआ, तुम लोग क्या बातें करते रहते हो, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे भी बता दो, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या बात है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपको ये मुझे नहीं आया, नहीं ये भी नहीं आया, तुम बात नहीं, भारी मिलेगा और तुम नहीं मिला, हाँ ये बताओ, ये नया क्वेश्चन है, ये PCS में भी आ चुका है और छत्तीसगढ़ में यूपी में भी आ चुका है और छत्तीसगढ़ में CS में भी आ चुका है, ये आपको शायद नया है, इसका उत्तर आपको शायद नहीं, हालांकि अभी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने पूरा फोकस से पढ़ा हो तो बता दो, और लिखवाया है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर पॉल्यूटेंट, हिंदी में बताऊंगा, चिंता मत करो, इंडोर मतलब समझ रहे हो कैसा,
अंदर हो गया। इंडोर पोल्यूशन का मतलब घर के अंदर जो होता है, घर के बिल्डिंग के अंदर इंडोर पोल्यूशन, ठीक है। आउटडोर पोल्यूशन मतलब जो आप सड़कों पे देखते हो, बाहर वातावरण में देखते हो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? पहला SO सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा रेडन और none of these। बताओ बोलो। अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया ना आपको? CO2 CO2 है। CO2 कैसे निकलता है? अच्छा मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकलता है CO2 क्यों निकलता है। CO2 कहाँ से निकलता है? जब आप कोई जैव ईंधन जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हो, पेट्रोल डीजल, उसमें से जो निकलता है, घर में जलाते हो कि पेट्रोल डीजल अंदर बैठ के जलाते हो क्या पेट्रोल, तो फिर कहाँ से निकलेगा? SO2 कोयला जलाते हो घर में बैठ के? नहीं जलाते हो ना। व्हीकल भी अंदर नहीं चलाते हो, घर में बैठ के नहीं चलाते हो बिल्डिंग में। NO2 भी नहीं, ये भी व्हीकल से निकलता है। तो कौन सा बचा? डिलीट भी करने पड़ते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जरूरी नहीं है आपको आंसर पता हो। आपको ये अगर आपको ये पता हो ये नहीं होगा, तब भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। यूपीएससी में पता क्या होता है? टॉपर जो टॉपर से टॉपर होते हैं उनको भी 100 क्वेश्चन में से पूरी तरीके से केवल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं बस। उसके बाद उनको जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, उनको ये पता होता है ये दो तो नहीं। उसके बाद उनको गैस लगाना पड़ता है कि इन दोनों में से एक कौन सा होगा। समझ रहे हो? तो उस बेसिस पे सिलेक्शन लेते हैं वो लोग। ये तुक्का नहीं होता, ये तार्किक तुक्का होता है। तार्किक तुक्का, गैस मतलब दिमाग से कि ये नहीं होगा, यही होगा सबसे ज्यादा सही आंसर। तो आप देख लो आपको क्या करना था। CO2 घर में आप जैव ईंधन जला नहीं रहे हो तो CO2 घर में नहीं होगा, SO2 भी घर में नहीं होगा, घर में व्हीकल नहीं चला रहे हो NO2 भी घर में नहीं होगा, घर में क्या होगा? रेडन। रेडन कहाँ होता है? मैंने आपको बताया, मिट्टी में बताया था। रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जब यूरेनियम का क्षय होता है तो रेडन बन जाता है, ठीक। और वो मिट्टी में और रॉक्स में जमा हो जाता है, ठीक। अब मिट्टी और रॉक से मान लो यहाँ पे लीकेज है, यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है तो कहीं लीकेज से आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया रेडन। तो ये क्या पोर्ट्रेट बन जाएगा ना, इंडोर पोर्ट्रेट। समझ में आ रही है बात? बताया वैष्णो बात समझ में नहीं आ रही? परेशान करते हैं ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर पोल्यूटेंट। इंडोर पोल्यूटेंट मतलब जो घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर पाया जाता है। तो वो बहुत छोटी मात्रा में होती है ना, वो इतनी मात्रा में नहीं होता। ऐसे तो CO2 हर जगह है, CO2 तो ऐसे हर जगह है। तो CO2 क्या है? CO2 मैंने आपको बताया ना, कौन सा पोल्यूटेंट है? मात्रात्मक पोल्यूटेंट है, मात्रात्मक प्रदूषक है। एक मात्रा से जब ज्यादा बढ़ जाता है तभी तो वो प्रदूषण कहलाएगा। ऐसे तो CO2 बहुत जरूरी है, समझ रहे हो? तो जिस मात्रा में यहाँ पे वो उतनी मात्रा में नहीं, प्रदूषण नहीं है, ये गुणात्मक है, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं हो आप लोग एक्सप्लेनेशन से? CFC था इसमें। CFC क्या? CFC गुणात्मक, हाँ इंडोर हो सकता है, CFC हो सकता है, लेकिन इसमें CFC नहीं था ना। हाँ वैसे CFC का सोर्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ फ्रिज, AC, स्प्रे वगैरह ये सब क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? ओजोन लेयर में छेद कर देता है ना? जो पेंट्स होते हैं उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, फॉस्फोसी कार्बनिक
और लेड होता है उसमें, लेड भी होता है उसमें, ठीक है। अब बताओ सिगरेट के धुएं में, सिगरेट का जो टोबैको होता है उसमें क्या क्या होता है, ये पूछा है, अगला क्वेश्चन है टीसीएस में पूछा गया है 2015 में, 2015 में पूछा गया सिगरेट के धुएं क्या होता है। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको रटना पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कल मैंने लिखवाया था ना कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें से निकलता है, ध्यान दो, टोबैको में से, तो इसका आंसर क्या होगा, सही बात होगी है। इसका आंसर पता है क्या है, ये नहीं। कल मैंने आपको चार्ट बनवाया था, ध्यान देखो, तो टोबैको होता है ना सिगरेट का, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक, और साथ में बेंजीन होता है, ठीक। निकोटीन तो क्या होता है, वो जो आपको क्या करता है, एक्टिव कर देता है एक तरीके से, तो निकोटीन होता है क्या करता है, एक्टिव कर देता है, उत्तेजित कर देता है, उसका यही तो काम होता है। लेकिन जो पॉलिटेंट होता है वो वैल्यू जो उसमें पॉलिटेंट होता है वो बेंजीन होता है उसके जलने पर, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, जब सिगरेट को आप जलाते हो तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और बेंजीन निकलता है, ठीक। हाँ, ये मैंने भी बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया सन 2030 में। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर आप कर लेना, मैंने आपको शेयर करी है ये बुक, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें पॉल्यूशन वाले में जाना और सारे क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। ये कह रहे हैं नेशनल सीवेज प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था, कब करा था, ठीक, पहला है। अभी मैंने आपको बताया 2020 में, 2017 में और 2019 में, तीसरा चौथा, बताइए, आप बताइए। ऑप्शन ए 2018, 2017, 2020, 2019। 2020 में पूछा गया नहीं, टेबल जो बनवाई बताओ, 2019 अभी लिखवाया था ना, मैंने बताया था 2019 में लागू करवाई थी, ठीक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये 4-5 बार आ चुका है। एसिड रेन के लिए
तो बताया था थोड़ी देर ये देखो 2010 में आया है, 7 में आया है, 6 में आया है, 1 में आया है, 4 बार आपका यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर में CO2 है, 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा प्रोपेन और चौथा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब NOx और SOx। हाँ ये बताया ना ये कैसे होती है, एक्सप्लेन कर दो कैसे होती है, कैसे बता एक्सप्लेन करो, तुम करो, तुमसे पूछ रहे हैं। जब ऐसे जाती है हाँ तो वो अपने वातावरण में होते हैं ना, हाँ उसके क्या होते हैं मतलब वो देखिए क्या H2O से मतलब करती है। H2O से रिएक्शन करती है, सही है। तो सलमान अरे मैंने आपको बताया था ना कि SO2 वातावरण में गया कि थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से SO2 वातावरण में गया, इसने H2 से रिएक्ट करा, क्या बना लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, ठीक है। और व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनसे इमिशन निकला, उनसे क्या निकला है, उन्होंने रिएक्ट करा, क्या बना लिया CO2 बना लिया, ठीक है। ये सब क्या है, ये एसिड है, ठीक। अब जब पानी बरसेगा तो पानी में एसिड मिलेगा, रेत हो जाएगी एसिड में, ठीक। ये ज्यादातर कहाँ पे होगी बताओ, खेती वाले क्षेत्रों में होगी या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में होगी, इंडस्ट्रियल एरिया में होगी, जैसे जहाँ पे ठीक है। ज़्यादा हाँ जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा होंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, इमिशन ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। थोड़ा और देखो, एक और टॉपिक देखो, सॉलिड बेस देखो क्या होता है, सॉलिड बेस वो सबसे सुना है, सॉलिड बेस क्या होता है, नाम सुना है सॉलिड बेस का, देखो ऐड कर सॉलिड बेस। हो सकता है वो सबसे देखो टाइम हो गया कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, कल की छुट्टी मैं नहीं पढ़ा, सर पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। हो गया आपसे